हेलो स्टूडेंट्स, लेसन नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के ये पार्ट नंबर 7 में आज हम देखने वाले हैं हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन का कंसेप्ट और एक देखने वाले हैं एंड करेक्शन क्या है उसको। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने हमारा फ्री वाइब्रेशंस, फोर्स वाइब्रेशन, इसको ये दोनों को भी कंप्लीट किया था। आज ये न्यू कंसेप्ट है, तो देखना है हार्मोनिक्स यानी क्या है, ओवरटोन्स यानी क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल मोड दिखाई दे रहा है, पर डायरेक्टली हम वहाँ से स्टार्ट नहीं करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक चीज़ें समझाती हूँ कि अगर हमने एक स्ट्रिंग कंसिडर किया कि सपोज़ दिस इज़ अ स्ट्रिंग, और सपोज़ करो हमने एक एयर कॉलम को कंसिडर किया है, ठीक है। और इफ़ दिस स्ट्रिंग और इफ़ दिस एयर कॉलम बोथ आर सेट इनटू वाइब्रेशंस, अगर ये दोनों भी वाइब्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है, दोनों भी वाइब्रेशंस कर रहे हैं सपोज करो, तो जो वेव्स है विच इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द एंड्स, ये जो यहाँ से जो वेव रिफ्लेक्ट होगी, सपोज ये स्ट्रिंग कैसी है, एट फिक्स एंड में उसको स्ट्रेच किया है, ठीक है। तो जो वेव यहाँ से वेव ट्रैवल करेगी, ठीक है, तो ये जो वेव रिफ्लेक्ट होगी वापस, ठीक है, वापस जो आएगी, दैट वेव इज़ अ स्टेशनरी वेव। कौन सी वेव रहेगी वापस आने के बाद में? इट बिकम स्टेशनरी वेव्स, और वी से दैट स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म। क्या फॉर्म हो रहा है वहाँ पे? देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव्स फॉर्म होती है, ये हमको अब मालूम है, ये हमने सब देखा है। व्हाट आर द स्टेशनरी वेव्स, कैसी फॉर्म होती है, क्या है कंसेप्ट उसका, हमने सब डिटेल में इसको देखा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये स्टेशनरी वेव्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि जो बाउंड्री कंडीशंस है, उसके जो बाउंड्री कंडीशंस है, तो ये जो है कि उसको एक पॉसिबल वेवलेंथ बोलो, वेवलेंथ इज़ डिनोटेड बाय लैम्डा, पॉसिबल वेवलेंथ बोल सकते हो, या फ्रीक्वेंसी, अब इस लेसन में फ्रीक्वेंसी इज़ डिनोटेड बाय एन है, ठीक है। तो जो यहाँ पे हम बोलेंगे कि स्टेशनरी वेव इट डिपेंड्स अपॉन द बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस यानी वहाँ पे उसमें है वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, ठीक है, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहता है, ठीक है। तो ये जो है दिस इज़ नोन एज, जो जिस पे डिपेंड रहता है, जो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड रहता है, दीज आर कॉल्ड एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी और नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। उसको ही क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और वी से दैट इट इज़ द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है, मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। समझ में आया कि मैंने क्या बोला है? तो कि जो ये जो है कि स्टेशनरी वेव्स तैयार होती है, दैट स्टेशनरी वेव्स डिपेंड ऑन द बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन यानी उसमें है पॉसिबल वेवलेंथ्स और फ्रीक्वेंसीज, किस पे डिपेंड है? पॉसिबल वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड है, ठीक है। तो जो ये फ्रीक्वेंसी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, कि जिस पे ये स्टेशनरी वेव, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव डिपेंड कर रहा है, तो दैट फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज, वो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? दैट फ्रीक्वेंसी इज़ नोन एज नेचुरल फ्रीक्वेंसी। वो फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? नेचुरल फ्रीक्वेंसी। और उसको हम ये भी बोल सकते हैं कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिंपली आप बोल सकते हो, या वी से दैट इट इज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसीज ऑफ नॉर्मल मोड्स ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी है और मोड कौन सा है? नॉर्मल मोड है, ठीक है, नॉर्मल मोड ऑफ ऑसिलेशन है, ओके। समझ में आया? फिर नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है? तो अब जो ये इसमें से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी, देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैं ये सब इरेज कर देती हूँ। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब हमने अभी देखा है कि जो स्टेशनरी वेव्स, फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स डिपेंड्स अपॉन द बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन में है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसीज। तो फ्रीक्वेंसीज, ये जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं उसको, ये भी हमने अभी देखा। तो जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी, इसमें से जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है, तो इट इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी।
उसको क्या बोलेंगे, इसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, ठीक है। और इसी को ही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है और दूसरा नाम क्या है उसका, फर्स्ट हार्मोनिक। आप कुछ भी बोल सकते हो। यानी जो पहली मिनिमम फ्रीक्वेंसी है उसको क्या कहा जाता है, फिर इट इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और उसी को क्या कहा जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या है, इट इज़ नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। और जो करस्पॉन्डिंग मोड है ऑसिलेशन का, अब ऑसिलेशन हो रहा है तो सपोज़ ये मोड पे है कि ये मोड पे है, इसको बोलते हैं हम मोड्स ऑफ ऑसिलेशन। तो जो ये फ्रीक्वेंसी पे जो मोड ऑफ ऑसिलेशन है उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड और फंडामेंटल टोन, ठीक है। तो यानी इसके ये फ्रीक्वेंसी पे जो मोड्स ऑफ ऑसिलेशन रहेगा, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ मोड ऑफ ऑसिलेशन, ये फ्रीक्वेंसी पे जो मोड ऑफ ऑसिलेशन रहेगा, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज, उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, फंडामेंटल मोड। इसी को क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज फंडामेंटल मोड और इट इज़ ऑल्सो नोन एज, उसको दूसरा नाम भी है, इट इज़ नोन एज फंडामेंटल टोन। फंडामेंटल टोन, कुछ भी बोलो, ठीक है, समझ में आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भूलना नहीं, आगे हमको काम आने वाला है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है, फर्स्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। उसी को क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। और जो ये यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी पे जो मोड ऑफ ऑसिलेशन है, ठीक है, यानी जो स्टेट है ऑसिलेशन का, कुछ भी रह सकता है स्टेट, यानी हमने देखा है ऑसिलेशन की स्टेट्स, ठीक है। तो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन जो भी रहेगा, जिस पोजीशन पे रहेगा, तो जो स्टेट ऑफ ऑसिलेशन या मोड ऑफ ऑसिलेशन रहेगा उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड और फंडामेंटल टोन। कुछ भी बोला जा सकता है, फंडामेंटल मोड बोलो और फंडामेंटल टोन बोलो, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक के। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का दूसरा नाम क्या है, फर्स्ट हार्मोनिक है, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी पे जो मोड ऑफ ऑसिलेशन रहेगा उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज फंडामेंटल मोड और इट इज़ ऑल्सो नोन एज फंडामेंटल टोन, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अभी हमने देखी है डेफिनेशन क्या आएगी, यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट जो मैंने इतनी बड़बड़ की, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट लाइंस है उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी क्या है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ बॉडी इज़ कॉल्ड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिस पे वाइब्रेशन हो रहा है बॉडी का, तो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है, क्या बोला जाता है, इट इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी आपको सिर्फ 2 वर्ड्स याद रखने हैं, मिनिमम फ्रीक्वेंसी नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। 5 टाइम्स बोलना है, यानी आपका लर्न हो जाएगा। मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, इट इज़ नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, समझ में आया। अब फंडामेंटल मोड अभी मैंने बोला है कि ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे को जो मोड ऑफ वाइब्रेशन रहेगा या मोड ऑफ ऑसिलेशन रहेगा सिस्टम का या बॉडी का, इट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी ऑफ, इट इज़ नोन एज फंडामेंटल मोड। तो वैसे ही है, देखो डेफिनेशन देखेंगे, द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए सिस्टम इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज़ मिनिमम। ऐसा भी बोल सकते हो, या दूसरी डेफिनेशन आप ऐसा भी बोल सकते हो कि द मोड ऑफ वाइब्रेशन एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन एट फ्रीक्वेंसी कैसी चाहिए तब, एट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इट इज़ नोन एज फंडामेंटल मोड, इज़ कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड। उसको क्या कहा जाता है, फंडामेंटल मोड। आप कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है, समझ में आया। यानी कंडीशन यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी,
ठीक है। फ्रीक्वेंसी के ऑफ ऑसिलेशन कैसे चाहिए, मिनिमम चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल मोड समझ में आया। फंडामेंटल मोड यानी ऐसा मोड ऑफ वाइब्रेशन है, ऐसा मोड ऑफ ऑसिलेशन है कि जिस पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिनिमम है। ठीक है, तो इसीलिए फंडामेंटल मोड की डेफिनेशन क्या है, द मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ सिस्टम इन विच फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज मिनिमम इज कॉल्ड एज फंडामेंटल मोड। ठीक है, समझ में आया। अब हम जाएंगे, अब आपका हेडिंग है बुक में हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स। तो फर्स्ट हम देखेंगे ओवरटोन और बाद में हम देखेंगे हार्मोनिक्स, क्योंकि ओवरटोन्स को फर्स्ट देखेंगे, यहाँ पे एस चाहिए था, फर्स्ट ओवरटोन से देखेंगे, यानी उसके ऊपर से हार्मोनिक आपको इजी जाएगा। ठीक है, तो हर ओवरटोन्स यानी क्या है, इसको मैं पहले समझा देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे जो अपनी नोट्स है उसको। ठीक है, तो ये जो ओवरटोन है वो क्या है। अब ये जो ओवरटोन, ये जो टर्म है ओवरटोन, ठीक है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट हायर फ्रिक्वेंसीज। जो हायर फ्रिक्वेंसी को अगर अपने को रिप्रेजेंट करना है तो वो कौन से वर्ड से या कौन से टर्म से यूज़ किया जाता है, इट इज़ नोन एज ओवरटोन। तो ये याद रखना है, ओवरटोन मीन्स हायर फ्रिक्वेंसी। ओके, ओवरटोन मीन्स हायर फ्रिक्वेंसी। तो ओवरटोन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट हायर फ्रिक्वेंसीज। ठीक है, तो जो पहली वाली हायर फ्रिक्वेंसी रहेगी, ओके, तो फर्स्ट यहाँ पे मैं लिखती हूँ, फर्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी जो रहेगी, फर्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी, उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। पहली वाली हायर फ्रिक्वेंसी को पहला ओवरटोन कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी वाली सेकेंड वाली हायर फ्रिक्वेंसी को क्या कहा जाएगा, सेकेंड ओवरटोन। ओके, सेकेंड ओवरटोन कहा जाएगा। थर्ड वाली हायर फ्रिक्वेंसी को क्या कहा जाएगा, इट इज़ नोन एज थर्ड ओवरटोन एंड सो ऑन। इस प्रकार से उसको ओवरटोन्स के नाम रहेंगे। ठीक है, समझ में आया। ओवरटोन यानी क्या है, जो हायर फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, वो टर्म को, यानी ऐसी टर्म की जो हायर फ्रिक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज ओवरटोन। फर्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी को क्या कहा जाएगा, फर्स्ट ओवरटोन। सेकंड हायर फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे सेकंड ओवरटोन। थर्ड हायर फ्रिक्वेंसी को बोलेंगे थर्ड ओवरटोन। तो ओवरटोन का कंसेप्ट समझ में आया, क्या क्या है ओवरटोन। ओवरटोन मीन्स, बस इतना ही याद रखना है कि ओवरटोन मीन्स हायर फ्रिक्वेंसी वाले टर्म्स। ठीक है, हायर फ्रिक्वेंसी मीन्स ओवरटोन। तो जो टोन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी हायर है या ग्रेटर है देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दे आर नोन एज ओवरटोन्स। ठीक है, तो ऐसे टोन्स, ये टोन्स है ना, हम बोलते हैं ना इसका टोनिंग बहुत अच्छा नहीं है, बुरा है, टोन बोलते हैं ना हम, तो वैसे ये टोन ही है। तो यहाँ पे जो टोन्स उसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है या हायर है, ग्रेटर बोलो या हायर बोलो, ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, देन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सब मैं इरेज कर देती हूँ, एक मिनट। यानी ऐसा बोलेंगे हम, ऐसा टोन कि जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी कैसी है, इट इज़ हायर है और ग्रेटर है, कुछ भी बोलो, ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है, तो इट इज़ ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किससे ग्रेटर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर है, तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज ओवरटोन्स। उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज ओवरटोन। समझ में आया। ओवरटोन से यानी क्या, ऐसा टोन कि जिसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कैसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इट इज़, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है वो ग्रेटर है, और ग्रेटर है तो ऐसा टोन है ये कि वो इट इज़ ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इट इज़ नोन एज ओवरटोन। ठीक है, ओवरटोन समझ में आया। द टोन्स हुज फ्रीक्वेंसीज आर ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एज ओवरटोन। ठीक है, तो ओवरटोन्स यानी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ओवरटोन्स को, तो इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये ओवरटोन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब मैं ये पूरा इरेज करती हूँ। कैसा रिप्रेजेंटेशन रहेगा, इट इज़ द मल्टीपल्स रहेंगे। अब जैसे मैंने बोला है कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, तो फर्स्ट यानी 1 नंबर दिया जाएगा, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज़ डिनोटेड बाय n।
ठीक है। अगर सेकंड ओवरटोन है और सेकंड फ्रीक्वेंसी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है तो N1 दिया जाएगा। तो इस प्रकार से यानी मल्टीपल लगाएंगे। ओवरटोन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? ओवरटोन इज रिप्रेजेंटेड बाय मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को ऐसे मल्टीपल लगाया तो ओवरटोन इज रिप्रेजेंटेड बाय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी उसको ऐसा मल्टीपल लगाना है। कितने नंबर का ओवरटोन है? अगर 3 नंबर का ओवरटोन है और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है n, तो ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड नंबर का ओवरटोन है दैट इज़ 2 × n, यानी इट इज़ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज डिनोटेड बाय n। किससे डिनोट करेंगे? n से। ठीक है। तो जो फ्रीक्वेंसी हायर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रहती है, हमने अभी देखा है कि सपोज़ फंडामेंटल, इसको मैं इरेज करती हूँ, अगर सपोज़ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इफ़ इट इज़ डिनोटेड बाय n, तो जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी है विच इज़ ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी उसको ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे तो इट इज़ नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। अभी हमने देखा है, मैं फिर से रिवाइज कर लेती हूँ, आपको कर देती हूँ। ठीक है। इट इज़ नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद की जो सेकेंड वाली है, इट इज़ ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इट इज़ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो इट इज़ नोन एज सेकेंड ओवरटोन। उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज सेकेंड ओवरटोन। एंड इस प्रकार से सभी नेक्स्ट हायर जो रहेगी उसके और थर्ड ओवरटोन रहेगी, फिर 4n रहेगा, वो फोर्थ ओवरटोन। इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी ओवरटोन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिखाई दे रहा है आपको, मल्टीपल है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। ठीक है। तो ओवरटोन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है समझ में आया। अब हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पे हमारी नोट्स आपको दिखाई दे रही है। द टोन्स हुज फ्रीक्वेंसीज आर ग्रेटर दैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर दैन, किससे ग्रेटर दैन है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड ओवरटोन्स। ऐसे टोन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, उसे क्या कहा जाता है? दे आर नोन एज ओवरटोन्स। ठीक है। तो ओवरटोन्स मीन्स क्या है? ओवरटोन्स आर ओनली दोज मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड पॉइंट का। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया ना? जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से, उसे क्या कहा जाता है? इट इज़ नोन एज ओवरटोन। सेकेंड पॉइंट क्या है? ओवरटोन्स मीन्स क्या है? दे आर द मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ गिवन साउंड। ओवरटोन्स ये प्रेजेंट रहते ही है गिवन साउंड में। ठीक है। साउंड में ओवरटोन्स रहते हैं, क्योंकि ऐसे टोन्स है वो कि विच आर ग्रेटर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। ओवरटोन्स समझ में आए? तो ओवरटोन्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन अ गिवन साउंड, ये भी इम्पोर्टेंट है। थर्ड पॉइंट देखो, द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हायर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। n से ग्रेटर दैन फर्स्ट n रहेगा, उससे ग्रेटर रहेगा 2n। ठीक है। इसको बोलेंगे ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, इसको बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी हायर दैन द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फर्स्ट ओवरटोन। पहली फ्रीक्वेंसी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से ग्रेटर दैन है उसको क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। द नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी हायर इज़ द सेकेंड ओवरटोन एंड सो ऑन। इस प्रकार से ओवरटोन्स रहेंगे। समझ में आए तीनों भी पॉइंट्स। अब हम हार्मोनिक्स की तरफ जाते हैं कि अब हम टर्म देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन्स क्या है? तो ये जो हार्मोनिक है ये समझ में आया ना? ओवरटोन इजी है, वैसे ध्यानपूर्वक आपने देखा तो आपको समझ में आएगा और आप इसको रीड भी करिएगा। ठीक है। तो अब हम देखेंगे हार्मोनिक्स के बारे में। क्या है हार्मोनिक्स? मैं समझा देती हूँ पहले। हार्मोनिक्स यानी क्या है? जो हार्मोनिक्स, यहाँ पे मैं लिखती हूँ हार्मोनिक। ठीक है। हार्मोनिक यानी क्या है? तो इट इज़ यूज व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर ओवरटोन इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी ये टर्म कब यूज़ की जाती है? जब जो एक हम कंसिडर करेंगे सपोज़ कोई भी पर्टिकुलर ओवरटोन, एक पर्टिकुलर ओवरटोन का अगर हम कंसिडर करते हैं, सपोज़ 2n है, 3n है, कुछ भी फर्स्ट ओवरटोन कंसिडर करो या सेकेंड ओवरटोन कंसिडर करो। ठीक है। तो जब फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर ओवरटोन ये क्या है? इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल, वैसे ही है।
ठीक है। इंटीग्रल मल्टीपल, किसका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा? ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। किसका इंटीग्रल मल्टीपल रहेगा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। तो इट इज़ नोन एज हार्मोनिक, ठीक है। ये समझ में आया? हार्मोनिक यानी क्या है कि अगेन इट इज़ मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का ही मल्टीपल रहेगा 3n 4n, बट आप इसमें ये बात कंसिडर करना है आपको कि ये जो टर्म है हार्मोनिक, इट इज़ यूज व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर ओवरटोन, उसमें ओवरटोन को कंसिडर करना है। पर्टिकुलर ओवरटोन इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब आपको अभी ये कठिन लग रहा है होगा और समझ में नहीं आया होगा, अभी आगे जाकर आपका ये सब कंसेप्ट जब हम एक्सप्रेशन देखेंगे ना तो पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमने कंसिडर किया वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग और एयर कॉलम, अगर उसको कंसिडर किया तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन्स है तो दे आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, एंड उसको क्या कहा जाता है? फिर क्या बोलेंगे हम उसको कहेंगे हार्मोनिक्स, ठीक है। अब हमने देखा है, पहले देखा है कि मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज नोन एज ओवरटोन, ये हमने अभी देखा है, ठीक है। अब ओवरटोन के बारे में देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ओवरटोन जो है वो इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देन इट इज़ टर्म एज हार्मोनिक्स। आप इसको ध्यानपूर्वक बुक में से पढ़िएगा। ये सुन के, ऑडियो सुन के आपको इतना समझ में नहीं आएगा, बट थोड़ा सा आप शांतिपूर्वक टेक्स्ट बुक पढ़िएगा, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने जैसा बोला कि फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, और एक बात कही थी कि ऑल द ओवरटोन्स आर प्रेजेंट इन द साउंड, ठीक है, बट ऑल द हार्मोनिक्स आर नॉट, ऐसा नहीं है कि सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट ही रहेंगे साउंड में। जैसे ओवरटोन्स जो है, ये याद रखिएगा ओवरटोन्स के बारे में कि ऑल ओवरटोन्स आर प्रेजेंट इन अ साउंड, ठीक है, प्रेजेंट इन साउंड, सब प्रकार के ओवरटोन साउंड में रहेंगे। बट जो हार्मोनिक्स है, ऑल हार्मोनिक्स के बारे में याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ऑल हार्मोनिक्स मे नॉट बी प्रेजेंट इन ए गिवन साउंड, ठीक है। तो ओवरटोन्स क्या है? ओवरटोन्स आर those multiples of fundamental frequency which are actually present in a given sound, ठीक है। ओवरटोन्स यानी क्या है? दे आर द मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जैसे हमने बोला 3n 4n एंड सो ऑन, दे आर द मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड दे आर एक्चुअली प्रेजेंट इन द साउंड, ठीक है। बट द हार्मोनिक्स ये है, हार्मोनिक्स प्रेजेंट भी रह सकता है या नहीं भी रह सकता है, ठीक है। हार्मोनिक कभी रहता है प्रेजेंट, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन द साउंड, जैसा रहेगा साउंड के ऊपर डिपेंड रहेगा। जैसे सॉन्ग रहेगा, सपोज सॉन्ग का कंसिडर करेंगे हम, जिसके जैसा टोन रहेगा उसके ऊपर हार्मोनिक डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो हार्मोनिक प्रेजेंट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेंगे, नहीं भी रहेंगे, बट ओवरटोन्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द साउंड, इन ए गिवन साउंड, ठीक है। समझ में आया ये ओवरटोन्स और हार्मोनिक्स? तो ये अब पढ़ेंगे हम। द टर्म हार्मोनिक इज़ यूज in the frequency of particular overtone. Frequency of a particular overtone is an integral multiple of the fundamental frequency, ठीक है। हार्मोनिक किसके लिए यूज़ किया जाता है? कि फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर ओवरटोन के लिए हार्मोनिक ये वर्ड हम यूज़ करेंगे। और कैसा रहेगा? इट इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट की तरफ देखो। इन स्ट्रिंग्स एंड एयर कॉलम, देयर लिखा है यहाँ पे, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। इन स्ट्रिंग्स एंड एयर कॉलम्स द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ओवरटोन्स आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कैसी रहती है? इट इज़ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। हमने देखा है 1n 2n 3n 4n एंड सो ऑन, हेंस दे आर टर्म एज हार्मोनिक्स। उसको ही क्या कहा जाता है? दे आर ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक। अब ये आपका जो कंसेप्ट है ये अभी कर देती हूँ लगे तो क्लियर, पर जैसे आगे जाकर हम जब एक्सप्रेशन देखेंगे ना तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा।
तो जैसे अब एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट हार्मोनिक बोलेंगे। एन सपोज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, उसको ही क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, ये अगर हम ऐसा कंसिडर करेंगे, ये इट इज़ नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, अब सपोज N1 ये जो है, अब N1 इज़ द से नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी अगर रहती है, और सपोज वी गेट इट इज़ 3N। ठीक है, 3N मिलता है तो हम इसको बोलेंगे दिस इज़ द थर्ड हार्मोनिक, यानी 3 नंबर दिख रहा है ना, इट इज़ नोन एज थर्ड हार्मोनिक। बट इट इज़ द अब ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे क्रिएशन हो रहा है, हमको आगे जाकर ये 2 केसेस देखना है। दिस इज़ अ पाइप ओपन एट वन एंड एंड इट इज़ क्लोज एट अनदर एंड, एंड दिस इज़ अ पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स। ऐसे हमको देखना है ये कंसेप्ट। तो इतना ही याद रखो कि जो मल्टीपल दिखा वो है थर्ड हार्मोनिक, उसको क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक। और ओवरटोन यानी उसमें वो कितने नंबर की फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर डिपेंड है। सपोज ये 3N भी दिख रहा है, पर अगर ये से फर्स्ट टाइम में आपको दिख रहा है, सेकेंड टाइम में दिख रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंड ओवरटोन। या फर्स्ट टाइम में दिख रहा है तो इट इज़ बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। फर्स्ट टाइम में दिख रहा है तो फर्स्ट ओवरटोन। सपोज हमारा इक्वेशन आता है N1 इज इक्वल टू 3N। 3N दिखने के बाद में हार्मोनिक यानी आप बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक। बट अगर ये पहली बार ही N1 है, पहली फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बाद की फ्रीक्वेंसी है, दैट इज़ N1, और हमको N1 जो मिल रहा है, N1 इज़ द, हम इसको बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। इसको क्या बोलेंगे हम, फर्स्ट ओवरटोन। बट ये N1 की वैल्यू सपोज करो अगर 3N आता है, तो 3N यानी क्या है, 3 दिख रहा है ना आपको, इट इज़ नोन एज थर्ड हार्मोनिक। समझ में आया कैसा बोलेंगे? तो N1 फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल के बाद की, इसलिए इट इज़ नोन एज फर्स्ट ओवरटोन, और उसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि N1 की वैल्यू है 3N। ये आगे जाकर देखना है आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं बता रही, इसलिए आपको अभी बताया, पर थोड़ा सा कठिन होगा आपको समझने में। जब आप एक्सप्रेशन देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा। तो समझ में आया हार्मोनिक और ओवरटोन में क्या फ़र्क है। ओवरटोन यानी आपको बोलना है N, N1, N2, N3। पहली बार अगर फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है तो अब इसको बोलेंगे ये तो फंडामेंटल है, ये है फंडामेंटल है। ठीक है, बट आपको ये पहली बार दिखाई दे रहा है तो दिस इज़ नोन एज फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, ये है सेकेंड ओवरटोन। ओके, अब ये फर्स्ट ओवरटोन है N1, उसकी वैल्यू अगर सपोज करो 5N है। ठीक है, उसकी वैल्यू 5N है, आपको 5 दिखाई दे रहा है तो हार्मोनिक के लिए क्या बोलेंगे, इट इज़ फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज फिफ्थ हार्मोनिक। अगर N1 की वैल्यू आपको 3 दिखाई दे रहा है, 3N, तो हम बोलेंगे इट इज़ थर्ड हार्मोनिक। हार्मोनिक के लिए बोलेंगे थर्ड, बट ओवरटोन है वो फर्स्ट ओवरटोन है। ठीक है, समझ में आया। हाँ, ओवरटोन कैसे बोलना, फंडामेंटल के बाद में कितने नंबर की फ्रीक्वेंसी है देखना है। कितने नंबर की फ्रीक्वेंसी कैसे समझ में आएगी, ये N3 दिखाई दे रहा है सपोज। ठीक है, तो यानी ये थर्ड ओवरटोन है, बट ये N3 की वैल्यू अगर आपके पास में अगर आपको दी गया है 5N, तो 5 दिखाई दे रहा है यानी इट इज़ फिफ्थ हार्मोनिक, उसको क्या बोलेंगे, फिफ्थ हार्मोनिक। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से दिखाई देते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए फर्स्ट पॉइंट लिखा है, द टर्म हार्मोनिक इज़ यूज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर ओवरटोन इज़ एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। यानी पर्टिकुलर ओवरटोन जो है उसकी तरफ देख के हम बोलेंगे ये कौन सा नंबर का हार्मोनिक है। ठीक है, तो अगर हमको दिखाई दे रहा है कि N2 इज इक्वल टू 6N, तो हम बोलेंगे अरे ये ओवरटोन तो है, सेकेंड ओवरटोन है, बट इट इज़ द सिक्स्थ हार्मोनिक। ठीक है, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। तो अब सेकेंड नंबर का देखेंगे, इन स्ट्रिंग्स एंड एयर कॉलम, यहाँ पे एयर चाहिए था, एयर कॉलम्स द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ओवरटोन्स आर इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज, हेंस दे आर टर्म एज हार्मोनिक। उसको क्या बोलेंगे, हार्मोनिक बोलेंगे। ठीक है, और ऑल हार्मोनिक्स मे नॉट बी प्रेजेंट इन अ गिवन साउंड, तो सभी हार्मोनिक्स प्रेजेंट रहेंगे क्या, ऐसा नहीं है। अगर सपोज करो N है, N1 है और N2 है और N3 है, और N1 की वैल्यू सपोज करो 2N है, N2 की वैल्यू है सपोज 3N है, और N3 की वैल्यू है सपोज 4N, आगे के तो नहीं है ना हार्मोनिक। अब हम बोल सकते हैं हाँ सेकेंड हार्मोनिक प्रेजेंट, थर्ड हार्मोनिक प्रेजेंट, फोर्थ हार्मोनिक प्रेजेंट है, बट फिफ्थ कहाँ है, सिक्स्थ कहाँ है, नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है, ये हार्मोनिक प्रेजेंट रहेंगे ऐसा नहीं रहता है, रहेंगे ऐसा नहीं रहता है, मे और मे नॉट बी प्रेजेंट।
ओके, समझ में आया। फिर हार्मोनिक क्या है, तो यहाँ पे हमारा ये ओवरटोन और हार्मोनिक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। आगे हम जब एक्सप्रेशन देखने वाले हैं, जो पाइप क्लोज एट वन एंड, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स वगैरह वाला, तो उसमें आपके ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। आप इसके लिए टेक्स्ट बुक ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा एंड। पहले तो पाइप देख लेते हैं, फिर एंड करेक्शन क्या है वो देखेंगे। अब हमारे पास में पाइप कैसे रहते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ पाइप के बारे में। तो ऑर्गन पाइप हमको कंसिडर करना है। क्या कंसिडर करना है? ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप यानी क्या है? तो एक ऐसा डिवाइस है ये कि यहाँ पे जो एयर कॉलम है, ऐसा डिवाइस है ये कि यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा वो पाइप बेंजो जैसा बजाते हैं वो, या हमारी फ्लूट भी आप बोल सकते हो। तो इसमें जो एयर कॉलम है ये वाइब्रेट होता है। इसके अंदर जो एयर कॉलम है ये क्या होता है? वाइब्रेट होता है। एयर कॉलम ये क्या होता है? इट इज़ वाइब्रेट। एयर कॉलम इज़ वाइब्रेटेड, ठीक है। और इसके वजह से, वाइब्रेट होने की वजह से क्या आपको सुनाई देता है? तो इट प्रोड्यूस साउंड। इसीलिए आपको क्या सुनाई देता है? साउंड सुनाई देता है। जैसे फ्लूट इज़ एन एग्जाम्पल, या ऑर्गन पाइप का एग्जाम्पल है फ्लूट, यानी आपकी बांसुरी, ठीक है। तो अ डिवाइस इन विच, यहाँ पे जो एयर कॉलम है इट इज़ वाइब्रेटेड। क्या होता है? वाइब्रेट होता है, सो दैट देर इज़ अ प्रोडक्शन ऑफ साउंड ऑफ डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी। जैसे आपने अब कम ज़्यादा आवाज़ या फ्लूट पे ही गाना बजता है, आपने देखा हुआ है, ठीक है। जो फ्रिक्वेंसी आप लगाएंगे, जो फ्रिक्वेंसी वहाँ पे होगी, वो फ्रिक्वेंसी का साउंड वहाँ पे आपको सुनाई देगा या वहाँ पे प्रोड्यूस होगा। तो हम बोल सकते हैं ऑर्गन पाइप यानी क्या है? ये एक डिवाइस है। ऑर्गन पाइप क्या है? एक डिवाइस है जिसमें एयर कॉलम जो है, एयर कॉलम, ये क्या होता है? एयर कॉलम वाइब्रेट होता है। क्या होता है? वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होता है और क्या प्रोड्यूस होता है? तो साउंड प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे प्रोड्यूस लिखती हूँ, क्या प्रोड्यूस होता है? द साउंड इज़ प्रोड्यूस, ठीक है। और साउंड वेव बोलो, साउंड वेव इज़ प्रोड्यूस। और कैसा रहता है? ऑफ डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी। जैसी फ्रिक्वेंसी चाहिए वैसे फ्रिक्वेंसी का साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इट इज़ नोन एज ऑर्गन पाइप, ठीक है। तो ऑर्गन पाइप क्या है? ए डिवाइस in which air column is vibrated to produce a sound wave of desired frequency, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज ऑर्गन पाइप। अब ऑर्गन पाइप के टाइप्स हैं। अब हम देखेंगे ऑर्गन पाइप्स के कितने टाइप है। तो ऑर्गन पाइप के 2 टाइप्स है, ठीक है। फर्स्ट टाइप कौन सा है? क्लोज ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप। और सेकेंड टाइप क्या है? सेकेंड टाइप इज नोन एज ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है। क्लोज ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप जो है इट इज़ वन एंड इज़ ओपन। इसमें ये पाइप में एक एंड उसका ओपन रहता है, ठीक है, एक एंड उसका ओपन रहता है, और अनदर इज़ क्लोज। दूसरा एंड कैसा रहता है? क्लोज रहता है। और ओपन ऑर्गन पाइप कैसा रहता है? ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों भी एंड कैसे रहेंगे? दोनों भी एंड ओपन रहेंगे, ठीक है। तो ये आपके बुक में ऐसे डायग्राम वगैरह नहीं है, मैं ही आपको समझा दे रही हूँ। तो आपको समझ में आया ऑर्गन पाइप के 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज़ क्लोज ऑर्गन पाइप, सेकंड वन इज़ ओपन ऑर्गन पाइप। क्लोज ऑर्गन पाइप यानी क्या है? विच इज़ ओपन एट ओनली वन एंड, एंड ओपन ऑर्गन पाइप यानी ओपन एट बोथ द एंड्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है, अ डिवाइस इन विच एयर कॉलम इज़ वाइब्रेटेड टू प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ डिज़ायर्ड फ्रिक्वेंसी इज़ कॉल्ड ऑर्गन पाइप। उसको क्या कहा जाता है? ऑर्गन पाइप। और देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गन पाइप। फर्स्ट वन इज नोन एज क्लोज ऑर्गन पाइप, सेकंड वन इज नोन एज ओपन ऑर्गन पाइप। फर्स्ट ऑर्गन पाइप, क्लोज ऑर्गन पाइप में देखेंगे, इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गन पाइप वन एंड इज ओपन एंड अनदर एंड इज क्लोज। तो एक एंड ओपन है उसका और दूसरा एंड क्लोज है। और ओपन ऑर्गन पाइप में इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गन पाइप बोथ द एंड्स आर ओपन। दोनों भी एंड्स कैसे है? ओपन रहेंगे, ठीक है। समझ में आया कॉन्सेप्ट?
ओके फिर अब ये पाइप ओपन क्लोज है, जैसे अभी हमने देखा 2 टाइप्स देखे, तो उसमें क्या एंड करेक्शन है, क्योंकि अगर वाइब्रेटिंग एयर कॉलम हमको देखना है, इसमें जो वेव फॉर्म होगी, तो यहाँ पे आपको सपोज़ ऐसी वेव फॉर्म हो रही है, एक कंसिडर करो फॉर एग्जांपल, यानी ये ऐसा, यानी आपने देखा हुआ है कि दिस इज़ नोन एज, मैं रफली निकाल रही हूँ, आपको लगेगा अच्छा नहीं निकाला, तो देखो दिस इज़ ये पॉइंट को बोलेंगे एंटीनोड, यहाँ पे क्रिएट हो गया एंटीनोड, यहाँ पे क्रिएट हो रहा है नोड, अगेन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है नोड, ठीक है। तो ऐसा हमने देखा हुआ है। तो ये जो एंड करेक्शन है, यानी यहाँ से स्टार्ट होने के बाद में यहाँ पे हमको एंड करेक्शन के बारे में देखना है। क्या है एंड करेक्शन, देखते हैं अभी। तो ये जो वेव फॉर्म तैयार हो रही है, तो एयर कॉलम है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे हमने कंसिडर किया है पाइप विच इज़ ओपन एट वन एंड एंड क्लोज एट अनदर एंड, तो उसमें क्या एंड करेक्शन है, यहाँ पे क्या करेक्शन करना पड़ेगा, तो देखेंगे अब हम ये एंड करेक्शन के टॉपिक में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या है, मैं पहले आपको सब समझा देती हूँ, फिर हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो अगर ये जो एयर कॉलम है, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे डायग्राम का निकालती हूँ। तो एयर कॉलम, अब यहाँ पे मैं कंसिडर कर रही हूँ पाइप विच इज़ ओपन एट वन एंड, और यहाँ पे ये जो पाइप है, पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ द एंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने कंसिडर किया है, एक तो पाइप ओपन एट वन एंड और ओपन एट बोथ द एंड, तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन जहाँ पे है पाइप, वहाँ पे ऑलवेज क्या फॉर्म होती है, वहाँ पे ऑलवेज फॉर्म होती है एंटी नोड। यहाँ पे भी क्या फॉर्म होगी, एंटी नोड। जहाँ पे ओपन साइड रहती है, तो वहाँ पे देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एंटी नोड, ये याद रखना है, ठीक है। तो अगर जहाँ पे ओपन है पाइप, तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड फॉर्म होगा। अब यहाँ पे नीचे से भी ओपन है सेकेंड डायग्राम में, तो यहाँ पे भी क्या फॉर्मेशन होगा, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एंटी नोड, यहाँ पे भी एंटी नोड। यानी जहाँ पे पाइप जहाँ से ओपन है, वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एंटी नोड, क्या फॉर्म होगा, एंटी नोड फॉर्म होगा। और जहाँ पे क्लोज है पाइप, जहाँ क्लोज है, वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ नोड्स, ठीक है। वहाँ पे क्या फॉर्म होगा, नोड फॉर्म होगा। यानी यहाँ पे आपको क्या फॉर्म होगी, नोड फॉर्म होगी। जहाँ पे क्लोज है, वहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, देयर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ नोड्स, ठीक है। ये ऐसा होगा। अब यहाँ पे तो दोनों साइड में, सेकेंड डायग्राम में दोनों साइड में ओपन है, दोनों साइड में एंटी नोड फॉर्म होगा। ये नोड है, ये भी यहाँ पे नोड है, यहाँ पे ये नोड है और ये भी नोड है। यानी अगर क्लोज पाइप लेंगे हम, एक उसका एंड क्लोज है, दूसरा ओपन है, तो ओनली वन यहाँ पे एंटी नोड फॉर्म होगी, वन वाली, वो एट द ओपन एंड। और अगर हम पाइप सेकेंड डायग्राम की तरफ देखो, दोनों साइड से ओपन है पाइप, तो दोनों साइड के ओपनिंग में क्या तैयार हो रहा है, एंटी नोड फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो पार्टिकल्स जो है ओपन एंड में, दे आर फ्री। ये कैसे रहते हैं, ओपन एंड है, वहाँ पे तो कुछ अच्छे से, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ओपन एंड है, यहाँ पे भी ओपन एंड है, यहाँ पे भी ओपन एंड है। तो जो पार्टिकल कैसे रहते हैं, पार्टिकल्स जो है, कहाँ के पार्टिकल्स, जो ओपन एंड वाले साइड के पार्टिकल्स जो है, वो कैसे रहते हैं, दे आर फ्री। कैसे रहते हैं, दे आर फ्री रहते हैं, ठीक है। और नोड्स जो है क्लोज एंड के, वहाँ पे जो है, वहाँ पे यहाँ पे उसको फ्रीडम ही नहीं रहता, ठीक है। तो वहाँ पे उनको मूव होने के लिए फ्रीडम नहीं रहता, क्योंकि एक भाग उसका, एक पार्ट उसका क्लोज है, क्लोज एंड के यहाँ उसको फ्रीडम नहीं रहता, इसलिए ये यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, नोड्स। हमने देखा है मोशनलेस पार्टिकल्स, उसको क्या बोलते हैं, मोशन। जहाँ पे मोशन नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे क्या तैयार होता है, नोड्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में ही देखा है, ठीक है। तो जो एंटी नोड्स जो है, दे आर, ये जो एंटी नोड, अब हमारा पाइप ऐसा है, तो एंटी नोड कहाँ से फॉर्म होना चाहिए था, बिल्कुल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पाइप, वहाँ से फॉर्म होना चाहिए था, बट वहाँ से नहीं होता है फॉर्म, ठीक है। ये वहाँ से फॉर्म नहीं होता है। मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाती हूँ। अब यहाँ से एंटी नोड फॉर्म हो रहा है, तो ये एंटी नोड ऐसे फॉर्म होना चाहिए, बट एक्चुअली ऐसा फॉर्म नहीं होता है ये एंटी नोड। ये एंटी नोड कैसा फॉर्म होता है, थोड़ा सा नीचे से फॉर्म होता है,
ठीक है, तो ये इतनी गैप क्यों छूट रही है, तो यही हमको निकालना है। दिस इज नोन एज देयर इज़ अ एंड करेक्शन, दिस इज़ नोन एज एंड करेक्शन। कुछ तो भी प्रॉब्लम है कि नीचे से ही हमारा एंटीनोड क्रिएट हो रहा है, इतनी जगह वो छोड़ देता है। ठीक है, तो ये क्यों फॉर्म हो रहा है, तो दिस एंटीनोड इज़ नॉट फॉर्म एग्जैक्टली एट द ओपन एंड बट थोड़ा सा नीचे से, यानी क्या बोलेंगे हम, बट स्लाइटली बियॉन्ड। ठीक है, स्लाइटली बियॉन्ड ओपन एंड, बियॉन्ड द ओपन एंड फॉर्म होगा, स्लाइटली बियॉन्ड द ओपन एंड फॉर्म होगा। क्यों ऐसा हो रहा है, तो एयर जो है वो थोड़ी फ्री रहती है टू वाइब्रेट इन कंपैरिजन टू द एयर इनसाइड द पाइप। अब यहाँ पे जो यहाँ पे ओपन एंड है, तो यहाँ की जो एयर है ये मोर फ्री रहेगी, मोर फ्री रहेगी। कौन फ्री रहेगी, एयर मोर फ्री रहेगी। क्या, कौन फ्री रहेगी, एयर। एयर इज़ मोर फ्री दैन द इनसाइड एयर। इनसाइड एयर से जो पाइप ओपन वाले है वहाँ पे वो मोर फ्री रहेगी। तो ये जो एयर पार्टिकल्स है ओपन एंड के वहाँ के, तो ये क्या हो गए, ओपन एंड के वहाँ पे जो है वो सब डायरेक्शंस पे मूव होंगे। ठीक है, तो दे आर मूव इन ऑल डायरेक्शंस एंड सो देयर इज़ अ रिफ्लेक्शन। वहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो फ्री है ना, ऊपर तो ओपन एंड है, दे आर मूव टू एवरीवेयर in all direction, so there is a reflection takes place at the plane at a small distance outside the pipe, यानी वो मूव होंगे और वापस रिफ्लेक्शन से वापस आएंगे। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड द पाइप है, यहाँ पे जो पाइप है, तो जो पोजीशन ऑफ द एंटीनोड है, यानी अब मैं आपको ये पूरा निकाल के ही बताती हूँ कि ये जो है यहाँ से एंटीनोड हमारे क्रिएट हो रही है, तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस, तो बिटवीन द ओपन एंड, ये ओपन एंड, ठीक है, ये क्या है, ओपन एंड, ओपन एंड, और जहाँ पे पोजीशन ऑफ एंटीनोड, ये क्या है हमारी, जहाँ से पोजीशन, यहाँ पे हमारी एंटीनोड तैयार हो रही है, पोजीशन ऑफ एंटीनोड, ये जो डिस्टेंस है इसको क्या कहा जाता है, दिस इज़ नोन एज एंड करेक्शन। उसको क्या कहा जाता है, दिस इज़ नोन एज एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन समझ में आया क्या, द डिस्टेंस बिटवीन ओपन एंड पोजीशन ऑफ एंटीनोड इज़ कॉल्ड एज एंड करेक्शन। उसको क्या कहा जाता है, एंड करेक्शन। ठीक है, समझ में आया क्यों ऐसा हो रहा है, नीचे से क्यों फॉर्म हो रही है, बिकॉज हियर द एयर पार्टिकल्स जो है वो दे आर फ्री टू मूव एनीवेयर। ठीक है, फ्री कहीं पे भी मूव हो सकते हैं, और एयर ये यहाँ पे ज़्यादा फ्री है दैन द इनसाइड पाइप, तो वहाँ पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन होगा और अंदर से ये एंटीनोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड नाम के साइंटिस्ट क्या कह रहा है कि देयर एंड करेक्शन जो है इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल टू 0.3 इंटू डी। ठीक है, एंड करेक्शन कौन से फॉर्मूला से यानी गिवन है, कैलकुलेट किया जाता है, E इज इक्वल टू 0.3 डी, वेयर E इज़ द एंड करेक्शन और D क्या है, D इज़ नोन एज इनर, उसको क्या कहा जाता है, इनर डायमीटर। D को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज इनर डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, लैब में है आपको, तो यहाँ पे हमको इनर डायमीटर जो है पाइप का अंदर वाला डायमीटर, इसको लेना पड़ता है, मेजर करना पड़ता है, और फिर हम एंड करेक्शन कैसा निकालेंगे, E इज इक्वल टू 0.3 इंटू डी। अब 0.3 क्यों निकाला है, तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट रेनॉल्ड्स ने ये फॉर्मूला क्रिएट किया है, E इज इक्वल टू 0.3 इंटू डी, वेयर डी क्या है, डी इज़ द इनर डायमीटर ऑफ द पाइप, अंदर का डायमीटर। ठीक है, इनर डायमीटर, अंदर वाला डायमीटर। ओके, E इज़ इनर डायमीटर ऑफ द पाइप।
समझ में आया इनर डायमीटर क्या है? तो क्या क्या बोला मैंने, एंड करेक्शन यानी क्या है, एंटीनोड कहाँ पे फॉर्म होती है। पहले तो ध्यान देने वाली बात ये है कि एंटीनोड्स आर ऑलवेज फॉर्म एट द फ्री एंड या ओपन एंड। ओपन एंड के तरफ ही क्या तैयार होगी, ओपन एंड को ऑलवेज देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एंटीनोड। एंटीनोड क्यों? क्योंकि एयर वहाँ पे एयर पार्टिकल्स फ्री टू मूव रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एयर पार्टिकल्स जो है आर फ्री रहते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, एंटीनोड क्रिएट होगा। और जो क्लोज एंड है वहाँ पे ऑलवेज क्या फॉर्म होगा, वहाँ पे ऑलवेज फॉर्म होगा नोड। नोड्स आर फॉर्म एट क्लोज एंड। नोड्स कहाँ पे फॉर्म होंगे, क्लोज एंड पे फॉर्म होंगे, ठीक है। अब फॉर्मेशन कैसा होगा एंटीनोड का, थोड़ा सा नीचे से। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है किससे किसके बीच का, ओपन एंड और जहाँ से पोजीशन ऑफ द एंटीनोड, पोजीशन ऑफ एंटीनोड, ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, इट इज़ नोन एज एंड करेक्शन। उसको क्या कहा जाता है, इट इज़ नोन एज एंड करेक्शन। और एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या है, अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड। रेनॉल्ड ने एंड करेक्शन का फॉर्मूला क्या दिया है, इट इज़ E इज इक्वल टू 0.3 इंटू डी, वेयर डी क्या है, डी इज़ द इनर डायमीटर। ये जो इनर वाला डायमीटर है, जैसे आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर यानी ये है, ठीक है, इनर डायमीटर ऑफ द पाइप, ओके। तो अगर L है लेंथ ऑफ द पाइप, सपोज L क्या है, लेंथ ऑफ, सॉरी एयर कॉलम की लेंथ लेंगे, L इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप, स्मॉल l इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप। मैं ये सब इरेज कर देती हूँ। सपोज ये हमारा पाइप है और सपोज ये जो स्मॉल l दिखाते हैं, इट इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप है, और जो कैपिटल L है इट इज़ द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम। अंदर जो एयर कॉलम है उसकी लेंथ क्या है, सपोज इट इज़ ऐसा, अगर ऐसा फॉर्मेशन हो रहा है तो जो L है, कैपिटल L इज़ द लेंथ ऑफ एयर कॉलम, लेंथ ऑफ एयर कॉलम है, ठीक है। तो अगर हमारा पाइप क्लोज एट वन एंड है, ये देखो मैंने निकाला है क्लोज एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड अगर हमारा पाइप है, ठीक है, तो जो लेंथ है वो कैसे करेक्ट की जाएगी, तो सपोज L इज़ द लेंथ ऑफ एयर कॉलम और स्मॉल l इज़ द लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। ये पाइप, तो उसको में ऐड करना पड़ेगा प्लस E, ओके। अगर हमारा पाइप कैसा है, क्लोज एट वन एंड। क्लोज एट वन एंड के लिए क्या फॉर्मूला है लेंथ ऑफ एयर कॉलम का, L क्या रिप्रेजेंट कर रही है, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, अंदर की एयर कॉलम की लेंथ है, ठीक है। और स्मॉल l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द पाइप। स्मॉल l क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द पाइप। तो अगर पाइप क्लोज एट वन एंड है तो ये करेक्टेड लेंथ कैसी होगी, करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम, दिस इज नोन एज करेक्टेड, देखो करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम, दिस इज नोन एज करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम। कैसी रहेगी करेक्टेड लेंथ, इट इज़ L इज इक्वल टू L प्लस E, ऐसे रहेंगी, ठीक है। अब हम दूसरा ये देखेंगे कि अगर हम कंसिडर करते हैं पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ हैंड्स, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, इसमें बीच में नोड तैयार होगी और ये एंटी नोड ऐसा रहेगा ना। तो पाइप ओपन एट बोथ हैंड हम कंसिडर करेंगे, तो जो करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम कैसी रहेगी, लेंथ ऑफ एयर कॉलम, करेक्टेड लेंथ कैसी रहेगी, तो देखो इट इज़ L इज इक्वल टू L प्लस 2E, इसको याद रखना है, L प्लस 2E। 2 क्यों लगाया है, 2E क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे दो एंड करेक्शन है, ये एक E, ठीक है, यहाँ पे E है, यहाँ पे E, दो एंड करेक्शन है, इसलिए हमारा फॉर्मूला क्या होगा फिर, L इज इक्वल टू L प्लस 2E। दिस इज द करेक्ट लेंथ फॉर द पाइप विच इज़ ओपन एट बोथ एंड। कैसा पाइप है, ओपन एट बोथ द एंड्स, ठीक है। समझ में आया फिर एंड करेक्शन। तो यही हमने सब यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन एयर कॉलम वाइब्रेट्स आइदर इन अ पाइप क्लोज एट वन एंड और ओपन एट बोथ द एंड्स, देन क्या होगा, देयर इज ऑलवेज एन एंटी नोड एट ओपन एंड,
मैं अब मेन पॉइंट्स आपको बताती हूँ। और ओपन एंड पे क्या रहेगा, एंटी नोड, ठीक है। और क्लोज एंड पे क्या रहेगा, नोड, नोड एट द क्लोज एंड। ओपन एंड पे एंटी नोड क्यों रहता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स है आर फ्री, पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, फ्री रहते हैं। और क्लोज एंड पे नोड क्यों रहता है, बिकॉज पार्टिकल देर इज़ हार्डली एनी फ्रीडम फॉर द पार्टिकल्स टू मूव, क्योंकि क्लोज है, ठीक है। तो एंटीनोड इज़ नॉट फॉर्म एग्जैक्टली एट द ओपन एंड, एंटीनोड एग्जैक्टली ओपन एंड पे फॉर्म नहीं होते हैं, बट इट इज़ slightly beyond the open end as air is more free to vibrate. There is a comparison to the air in comparison to the air inside the pipe. यानी एंटीनोड जस्ट एग्जैक्टली ओपन एंड पे फॉर्म नहीं होते, थोड़ा सा नीचे से फॉर्म होते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एयर जो है वो मोर फ्री है ओपन एंड के यहाँ, और अंदर जो एयर है वो इतनी फ्री नहीं है, ठीक है। तो एयर पार्टिकल्स इन द प्लेन ऑफ ओपन एंड ऑफ द पाइप आर नॉट फ्री टू मूव इन ऑल डायरेक्शंस। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट द प्लेन एट स्मॉल डिस्टेंस आउटसाइड द पाइप। थोड़ा सा बाहर रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड, जो ओपन एंड और एंटी नोड का जो डिस्टेंस है, ओपन एंड और एंटी नोड, ये क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द ओपन एंड ऑफ द पाइप एंड द पोजिशन ऑफ द एंटी नोड इज कॉल्ड एज एंड करेक्शन ई, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रेनॉल्ड द फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, द एंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन था ये, द एंड करेक्शन एट एन एंड इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू 0.3d। ई का फॉर्मूला क्या है, 0.3d, वेयर डी क्या है, डी इज़ द इनर डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है। अगर L लेंथ ऑफ एयर कॉलम है, अंदर की लेंथ L है और पाइप की लेंथ स्मॉल l है, तो हमने अभी देखा कि अगर पाइप क्लोज एट वन एंड है, क्लोज एट वन एंड के लिए करेक्टेड लेंथ कैसी होगी, L इज इक्वल टू L प्लस ट्वाइस, सॉरी E रहेगी, सिर्फ E रहेगी। और पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स रहेगा, तो L की वैल्यू कैसी रहेगी, L इज इक्वल टू L प्लस 2E, क्योंकि यहाँ पे दो एंड करेक्शन है, एक E एक E, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा है, देखो, फॉर पाइप क्लोज एट वन एंड द करेक्टेड लेंथ ऑफ एयर कॉलम L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एयर का कॉलम इन पाइप L प्लस एंड करेक्शन एट द ओपन एंड। ये क्या है, करेक्टेड लेंथ, ये क्या है, लेंथ ऑफ पाइप, और ये क्या है, E इज़ द एंड करेक्शन एट द ओपन एंड, ठीक है। फॉर पाइप ओपन एट बोथ द एंड फॉर्मूला क्या आएगा, L इज इक्वल टू L प्लस, ये L है, L प्लस ट्वाइस E, ये स्मॉल l है, ठीक है। आपके बुक में आप देखो वो स्मॉल l है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। तो आज हमने पूरा एंड करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट इसमें मैं लेने वाली हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, आपके एक्सरसाइज में 8 नंबर का क्वेश्चन है। 8 नंबर के क्वेश्चन का आंसर पूरा, यानी वो एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज में का जो 8 नंबर का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज हमने ये एंड करेक्शन यहाँ पे कंप्लीट किया है। आज के दिन यहाँ पे रुक जाते हैं, अगले इसमें हम एक्सरसाइज का 8 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर, यानी वो एक्सप्रेशन देखेंगे कि ऑड हार्मोनिक्स वाला तो क्या है, वो उसको डिटेल पे देखेंगे। तो आज आप ज़रूर इसको रीड करिएगा, तो ही आपको अच्छे से ये समझ में आएगा, ठीक है। ओके देन, बाय, हैव ए गुड डे, थैंक यू।